Greetings, dear students. So we have arrived at the last topic of our subject corporate accounting, and that is financial reporting for financial institutions. So when we talk about the financial reporting for financial institutions, what do we mean? इसका मीनिंग क्या होता है? सो वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं या किन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं? फर्स्ट, एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंशियल मतलब जो पैसे में डील करते हैं. दोज हु डील इन मनी विल बी कॉल्ड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो आपका अगला सवाल होगा, क्या बैंक्स भी उसमें शामिल हैं? द आंसर इज़ नो, बिकॉज जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं उनको हमने अलग से क्लासीफाई किया है एज बैंक्स. बैंक्स के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी में डील करते हैं, मतलब पैसे से ही वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, they deal only in money, so they are known as financial institutions. So they are non-banking institutions, they are not banks. And who has defined it? हम कैसे कह सकते हैं कि banks नहीं हैं वो? Because RBI Act has defined this thing कि financial institutions हम उन institutions को कहेंगे जो कि banks नहीं हैं. तो बैंक्स नहीं है तो वो किस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे? दैट इज़ अगेन डिफाइंड बाय द RBI Act, राइट? सो द डेफिनेशन exactly how it is given, I'm just going to read it out and explain it to you. That according to the Reserve Bank of India Act, the financial institution means any non-banking institution which carries on as its business in any of the following activities, right? तो अगर वो बैंक नहीं है और इनमें से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा. तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व है उसमें? फाइनेंसिंग, वेदर बाय वे ऑफ मेकिंग लोन्स और एडवांसेस, राइट? तो किसी को फाइनेंस करने का काम, किसी को लोन देने का काम या एडवांसेस देने का काम. एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट, राइट? सो कोई भी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या सरकारी सिक्योरिटी खरीदने का काम, राइट? नाउ रिमेंबर, ये काम एज अ बिजनेस किया जाना चाहिए. अब ऐसे तो कई इंडिविजुअल्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, हम भी अपने एक्स्ट्रा पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर खरीद लिए या बॉन्ड खरीद लिए. इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गए, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट एज अ बिजनेस. तो ये उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं हम जो इस काम को एज अ बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इसको करके वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं. देन थर्ड इज डिलीवरिंग ऑफ एनी गुड्स अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट. ऑल ऑफ अस नो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस, राइट? जहाँ पे हम डिलीवरी दे देते हैं गुड्स की, लेकिन ओनरशिप तभी ट्रांसफ़र करते हैं जब हम पूरा पैसा रिसीव कर लेते हैं फ्रॉम द बायर. तो हायर परचेज ट्रांजैक्शंस में जो डील करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं. द कैरिंग ऑन ऑफ एनी क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, जो इंश्योरेंस बिजनेस में है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं. मैनेजिंग और कंडक्टिंग ऑफ चिट फंड्स. चिट फंड्स एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जो आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके फिर वो थ्रू चिट फंड्स यू कलेक्ट मनी एंड देन यू इन्वेस्ट इट. तो ये भी आपका एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. collecting monies by way of subscription or by sale of units or other instruments and dispersing it to persons from whom it was collected or to any other person, right? तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसको आगे किसी को एडवांस देना या उसको आगे इन्वेस्ट करना, दैट इज़ अगेन अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन. अगर वो इसको कर रहा है इस काम को तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाएगा. ठीक है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ को एज अ बिजनेस करने वाले वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो बैंक नहीं हैं, दे आर नॉट बैंक्स, लेकिन फिर भी वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सो दे विल बी रेफर टू एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब तो हमें पता चल गया कि वो इंस्टीट्यूशंस जो अदर देन बैंक्स हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में डील कर रहे हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है.
तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मीन्स गिविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो इन एनी इंस्टीट्यूशन वी हैव डिफरेंट स्टेक होल्डर्स. अलग अलग लोग होते हैं जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं. उसमें शेयर होल्डर्स हैं, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट है. तो वो सब जानना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूशन के बारे में अलग अलग रीज़न की वजह से, राइट. शेयर होल्डर्स को इसलिए जानना है क्योंकि उन्हें पता करना है कि हमारा पैसा प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहा है या नहीं. जो आपकी गवर्नमेंट है इसको इसलिए जानना है कि आप सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं. मैनेजमेंट को इसलिए जानना है कि जो प्रॉफिट है वो क्या है, वेदर वी आर मेकिंग द राइट डिसीजंस और नॉट, राइट. सो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट रीजंस फॉर नोइंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इज़ नोन एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट वी हैव लिस्टेड डाउन हियर. वी कैन जस्ट सी इंफॉर्मेशन फॉर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट. तो इस इंस्टीट्यूशन में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, इसको अपना पैसा देना चाहता है, तो वो भी जानना चाहेगा कि क्या सिचुएशन है इसकी, वेदर वी शुड गिव क्रेडिट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, या इसमें हम इन्वेस्ट करें या नहीं. तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. देन इंफॉर्मेशन फॉर असेसिंग कैश फ्लो प्रॉस्पेक्ट्स, राइट. अगर कोई भी ऐसा स्टेक होल्डर है जो वो ये जानना चाहता है कि इसका कैश पोजीशन क्या है, वेदर द कैश फ्लोज आर स्टेडी और नॉट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू मिलती है. देन इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज. इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हैं? जो असेट्स हैं, राइट. तो असेट्स क्या हैं इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, और उन असेट्स के ऊपर उनमें से कितने ओनर के पास जाएंगे, ओनर का चार्ज कितने असेट्स के ऊपर है, और कितना लाइबिलिटीज, राइट. सो यू रिमेंबर व्हेन वी मेक द बैलेंस शीट, वी ऑल ऑफ अस नो that we show the assets and on one side we show the capital and liabilities. ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, कि ये कंपनी के असेट्स हैं और इनके ऊपर दो तरीके से हमने असेट्स खरीदे हैं, या तो कैपिटल से या फिर लाइबिलिटीज़ इनकर करके. तो लाइबिलिटीज़ के लिए कितने असेट्स अवेलेबल हैं और पे करने के लिए, और कैपिटल को पे करने के लिए कितने असेट्स अवेलेबल हैं. तो ये इसी तरह से हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं. तो वो भी हमें शो करना है दैट व्हाट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल for the owners funds and what are the economic resources or the assets that are available for the liabilities, right. So that is the next point. Then information about financial results. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक और ऑब्जेक्टिव है ये बताना कि हमारे फंक्शनिंग का रिज़ल्ट क्या रहा है, वेदर वी हैव प्रॉफिट और लॉस, हम किस तरह से हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, वेदर वी आर डूइंग गुड इन द बिजनेस. इफ़ वी आर अर्निंग प्रॉफिट देन वी आर डूइंग गुड, इफ़ यू आर नॉट हैविंग प्रॉफिट देयर माइट बी सम प्रॉब्लम. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और financial reporting. Then information about liquidity and solvency. We want to give the information about the liquidity. What is the position of the liquidity of the business? कितना उसमें cash available है, कितनी liquidity है. Then solvency means whether this business is in a position to repay all its debts or not. And then we have information useful to management. Management को decision लेने के लिए जो भी information चाहिए वो भी हम financial reporting के through provide करते हैं, right. So financial reporting involves providing all these types of information which are useful to different stakeholders, right. अलग अलग लोग इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी information जो भी हम report करने वाले हैं. तो financial reporting basically provides the entire useful information about the financial institution which we are talking about. Now we have understood what is financial institution and what is financial reporting. ठीक है. तो RBI Act के according ही there are these mainly 6 types of financial institutions that are covered. Mutual funds, then non-banking financial institutions जिनको हम non-banking financial companies भी कहते हैं, NBFCs. then merchant bankers, stock brokers, insurance companies and hire purchase companies. ठीक है. तो इनमें से जो इंश्योरेंस कंपनीज और हायर परचेज कंपनीज हैं उनके अलग से एक्ट हैं. वी हैव द IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट 1999 एंड द हायर परचेज एक्ट 1972 जो इनके रूल्स बताते हैं. तो इस चैप्टर में हमें इनके बारे में बात नहीं करनी. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज एंड हायर परचेज कंपनीज.
वी विल ओनली टॉक अबाउट द फर्स्ट फोर: म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट बैंकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इनको हम डिटेल में देखेंगे कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या काम करते हैं और ये अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, कैसे वो अपनी जानकारी देते हैं या किस तरीके से उन्हें अपनी जानकारी देनी होती है। सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स आर इंटरमीडियरीज, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं वो, और फिर उस पैसे को अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो अलग अलग तरह से वो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो और जो उस इन्वेस्ट करके जो रिज़ल्ट आता है, मतलब जो प्रॉफिट आता है, वो उन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने खर्चे निकालने के बाद, वो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था मनी, राइट। सो दे आर लाइक इंटरमीडियरीज, बीच में है बिटवीन द मार्केट और द पीपल हु रिक्वायर द मनी एंड द पीपल हु हैव एक्सेस मनी। तो वो पैसा कलेक्ट करके लोगों से उनको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके से कि वो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो या उस पर प्रॉफिट आए, और फिर उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उन लोगों में जिन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया था, राइट। तो ये म्यूचुअल फंड का जनरल सेंस में, एक आम भाषा में हम मीनिंग समझ सकते हैं। तो इसमें जब स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की, तो व्हाट वी हैव टू सी एक्चुअली, म्यूचुअल फंड्स दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में ये म्यूचुअल फंड्स के जो रेगुलेशंस हैं, कैसे वो काम करेंगे, वो प्रोवाइडेड है। एंड ऑल द म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी। कभी आप भी अगर म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको चेक करना है कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड विद सेबी और नॉट, बिकॉज देयर इज अ रिक्वायरमेंट दैट ऑल द म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेबी, राइट। एंड देन हाउ डू दे फंक्शन, तो उनका फंक्शनिंग कैसे होता है कि ट्रस्टी, जिसको या तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज भी हम कहते हैं, वो होता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नोन एज द ट्रस्टी। दे होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स, राइट। तो यूनिट होल्डर्स कौन है, वो लोग जिन्होंने पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू दिस म्यूचुअल फंड। अब हम कह रहे हैं कि हम लोगों से पैसा इकट्ठा ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सब यूनिट होल्डर्स हैं, ठीक है। उनसे पैसा लेकर उस पैसे का ये इंश्योर करना कि वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है या नहीं, वो ट्रस्टी को हम दे रहे हैं। एक तरह से वो ट्रस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो इंश्योर करेंगे कि जो भी कलेक्ट हुई है मनी, दैट विल बी यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव सेड, दे होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स, राइट। देन वी हैव अ असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड टू मैनेज द फंड्स। तो अब ये कंपनी है एक, तो असेट मैनेजमेंट कंपनी विल बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और इसको हम AMC के नाम से जानते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी का काम क्या होगा, टू इन्वेस्ट दीज फंड्स, जो अब ये पैसा आ गया है जो आपने कलेक्ट कर लिया लोगों से, अब उसको इन्वेस्ट करना है अलग अलग स्कीम्स में। तो अलग अलग तरह के स्कीम्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्की होते हैं, अगर आप उनको उस पैसे को इक्विटी शेयर्स में लगाएंगे या ऐसी मार्केट में लगाएंगे जहाँ पर ज़्यादा टर्बुलेंस है या ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो उस केस में आपके शेयर्स की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घटती बढ़ती रहेगी। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या हो सकता है बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो वो रिस्की एक तरह से स्कीम हो गई। अगर आप उसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे सरकारी सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो वो स्टेडी रहेगा, आपका रिटर्न बेशक कम आएगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो इस तरह से आपका जो स्कीम है वो आपको फिक्स रिटर्न देगी। तो अलग अलग तरह की स्कीम, फिर उसमें आगे किस तरह के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाली स्कीम्स हैं, आगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाली स्कीम्स हैं। म्यूचुअल फंड्स हैव अ नंबर ऑफ स्कीम्स। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो पब्लिक से कलेक्ट किया हुआ पैसा किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, और लोग भी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं इन्वेस्ट करने वाला जो इन्वेस्टर है कि मुझे ये पैसा इस स्कीम में लगाना है या नहीं। तो हर एक इन्वेस्टर अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करेगा, राइट। तो मुझे हो सकता है मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए और मैं रिस्क भी लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैं कहूँगी कि मुझे ऐसी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना है जो आगे मेरे पैसे को मार्केट में इक्विटी शेयर्स में लगाए ताकि मुझे ज़्यादा रिटर्न मिले और मैं रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ।
तो मुझे वो स्कीम चाहिए। या अगर मुझे ये दूसरा इन्वेस्टर ये कहेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो उसका पैसा ऐसी स्कीम में लगाया जाएगा जहाँ पे उसको स्टेडी रिटर्न मिले, बेशक बहुत ज़्यादा ना मिले लेकिन ऑलमोस्ट बैलेंस रिटर्न मिले। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड्स की। और ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इन सब स्कीम्स में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, उन फंड्स को जो आपने कलेक्ट किए हैं लोगों से वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो डिसाइड करती है। सो द एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज एक्चुअली द actual company which is involved in the process of managing or investing the funds। ठीक है, तो ऊपर हमने लिखा है कि ट्रस्टीज हैं जो दे सुपरवाइज द एएमसी। उनका काम होता है ये चेक करना कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। और म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग स्कीम्स हैं, देयर आर सो मेनी स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये जो स्कीम नंबर 1 2 3 4 कई स्कीम्स हो सकती हैं, उन सब स्कीम्स में सही तरीके से सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये हमने जान लिया कि एक म्यूचुअल फंड में मेनली कौन कौन होते हैं, ट्रस्टीज होते हैं और एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो सभी स्कीम्स को मैनेज करती है। अब ये स्कीम्स जो अलग अलग तरह की होती है, मेनली हम उनको दो तरह की स्कीम्स हैं, ये हमने दो को यहाँ मेंशन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलग तरह की स्कीम्स नहीं हो सकती, बट मेनली होते हैं आपके ग्रोथ फंड्स होते हैं। तो ग्रोथ फंड्स वो होते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया जो आगे जाके ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा रिटर्न भी ज़्यादा होगा और रिस्क भी ज़्यादा होगा, जिससे आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। दे आर नोन एज ग्रोथ फंड्स। जो इनकम फंड्स हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेशक ना मिले रिटर्न लेकिन स्टेडी मिले, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो, तो वो इनकम फंड्स कहलाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है कि वो ग्रोथ फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है या इनकम फंड्स में। उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री या एग्जिट भी उसको दो तरह की स्कीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। तो ओपन एंडेड स्कीम्स वो होते हैं उसमें आप कभी भी यूनिट खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, मतलब उस हर एक इन्वेस्टर को जो हिस्सा मिलता है उस म्यूचुअल फंड में उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। जैसे एक कंपनी में अगर आप कुछ हिस्सा खरीदते हो तो उसे शेयर बोलते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप कुछ हिस्सा खरीदते हो यानी कि पैसा देते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे, तो हमें हमारे हिस्से की यूनिट्स मिलती हैं, दैट यू हैव परचेज दिस मच नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो हमने जो अपना हिस्सा दिया है उस म्यूचुअल फंड में उसके बदले में हमें कितनी यूनिट्स मिली हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो ओपन एंडेड स्कीम जो है उसमें कभी भी यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं और कभी भी बेची जा सकती हैं। और जो क्लोज्ड एंडेड स्कीम होती है उसमें जब एक बार आपने यूनिट्स खरीद ली तो फिर उसका एक लॉक इन पीरियड होता है कि इससे पहले आप उन्हें सेल नहीं कर सकते, 3 साल या 5 साल या 7 साल, उसके बाद ही आप उसे बेच पाएंगे, उससे पहले नहीं बेच पाएंगे, राइट। तो ये क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्लासीफाई द म्यूचुअल फंड स्कीम्स इनटू ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट जिस पे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वैल्यूएशन मतलब ये जो यूनिट्स हैं आप जिसको बोल रहे हैं उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं नेट असेट वैल्यू, NAV। NAV जो है वो टर्म बहुत कॉमनली यूज़ होती है म्यूचुअल फंड्स के केस में। तो नेट असेट वैल्यू क्या होती है, म्यूचुअल फंड के लिए असेट क्या होगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है मार्केट से, क्योंकि एसेट क्या होता है जिससे हमें रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड ने लोगों से पैसा इकट्ठा किया है, उनको यूनिट्स दी हुई हैं और उस पैसे को इकट्ठा करके उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये म्यूचुअल फंड के असेट्स हैं। उन असेट्स की में से उसके खर्चे भी हुए हैं, तो जब खर्चे आप माइनस कर दोगे सारे तो नेट असेट्स बच जाएंगे। तो NAV मीन्स द नेट असेट वैल्यू। और इसको अगर आप NAV को नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दो कि कितनी यूनिट्स में हमने इस NAV को बांटना है, तो हमारे को NAV पर यूनिट पता चल जाएगी कि एक यूनिट की क्या वैल्यू है, दैट इज़ द नेट असेट वैल्यू पर यूनिट, राइट। सो दैट वी विल बी यूजिंग while calculating the questions or while doing the practical questions. So this was about the theoretical part related to financial reporting of financial institutions, and we have started with the first one, that is mutual fund, और उसके अब हम next practical questions करेंगे. So you can read this part from the book before we start the practical questions.